आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, यानी कि जो परंपरागत वस्त्र हैं उनसे एक संक्षिप्त परिचय। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मीरपुर यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो बीए कम्युनिटी साइंस या बीए होम साइंस है उसका एक पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ वैसे तो बहुत सारे परंपरागत वस्त्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से इधर ये 4 दिए गए हैं। तो मसलिन, जो कि ढाका की बड़ी फेमस है, जामदानी, ब्रोकेट और बालूचरी बूटीदार साड़ियाँ और बांधनी। अब जब हम बात करते हैं भारतीय पारंपरिक टेक्सटाइल की, तो ये हमारे इंडिया के टेक्सटाइल्स के रिच इतिहास को दर्शाते हैं। कितनी महीन बुनाई होती थी और जरी का काम होता था, सोने चांदी के तारों का काम होता था, जो फिर से हमारे भारतवर्ष की जो पुरातन सोने की चिड़िया की जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हैं। और इनसे साड़ी, अचकन, धोती, शॉल, दुपट्टे इत्यादि वस्त्र बनाए जाते थे। ऐतिहासिक कारीगरी को और वहाँ के जो आर्टिसन होते थे, जो भी कलाकृतियाँ होती थी, उनकी महीनता को ये सब दर्शाते थे। कैसे ढाका की मलमल, एक पूरा थान एक निकल जाता था अंगूठी में से। कैसे शुद्ध रेशम की बनारस 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 की ब्रोकेट होती थी। ब्रोकेट गुजरात में भी होती थी, बनारस में भी होती थी, लेकिन बनारस की बड़ी फेमस मानी जाती थी। तो यहाँ हम उसी का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु का जो शहतूत रेशम आधारित जो कांचीवरम साड़ी होती है, तो सिल्क है, जो रेशम है, सिर्फ शहतूत से की पत्तियों से ही जो कीड़े हैं वो खाकर जब उसको जनरेट करते, सिर्फ वही नहीं होता, मूंगा सिल्क भी होता है और एरी सिल्क भी होता है। जो कैस्टर ऑयल वगैरह है, कैस्टर की जो एक एक पौधा होता है कैस्टर का ना, उसकी पत्तियां जब कीड़े को खिला के हम अलग तरह का रेशम तैयार करते हैं, और जब शहतूत की पत्तियां खाते हैं तो उसको शहतूत आधारित रेशम कहा जाता है। तो ये सिल्क के अलग अलग प्रकार हैं। ऐसे चंदेरी सिल्क का भी इसमें वर्णन है, जो अपने पारदर्शी वर्क के लिए बहुत जानी जाती है। और जामदानी का भी यहाँ पे वर्णन है। तो जामदानी तो बांग्लादेश की आज भी बड़ी फेमस है। और वही मलमल के ऊपर जब वुवन काम किया जाता था, यानी कि बुनाई का जब एक्स्ट्रा थ्रेड लेके बुनाई की जाती थी साड़ी के ऊपर, तो वो जामदानी जानी जाती थी। जब और आप भारत की विविधता देखेंगे, तो जो सबसे हमारा मोनोटोनस रेतीला एरिया है राजस्थान, अब वहाँ पे भी कुछ रंगों का एक, आप कह सकते हो, एक तड़का लगाने के लिए वहाँ का कल्चर ऐसा है, आपको बिल्कुल सबसे ज़्यादा कलर्ड कल्चर मिलेगा, ताकि जो रेत का मोनोटोनस इफेक्ट है उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो राजस्थान की बांधनी या बंधेज, वहाँ की भी जो रंगीन विविधता है, ये अपनी, इसकी एक अपनी ही खूबसूरती है। चाहे आप घरचोला की बात करें, चाहे आप बूंदी प्रिंट की बात करें, ऐसे ही इन्हीं ही सब कुछ एक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सतही तौर पर छूने के लिए ही हम लोगों ने अपनी ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है। तो जामदानी है, फूलों के प्रिंट वाली, मलमल है, तो इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ढाका की मलमल। तो मलमल शब्द की उत्पत्ति इराक के मोसुल शहर से हुई, और यूरोपीय लोगों ने भारत के इस महीन कपड़े को इसकी बारीकी के लिए पहचाना, और इसकी कई सारी तहें लगा दी जाती थी, और जब भी जो पहनने वाली होती थी, कहीं ना कहीं पारदर्शिता का वो आभास देती थी। तो इतनी बारीकी इसकी होती थी, और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का जो वेदर है, वहाँ पे वेट कंडीशंस एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जैसे कि मार्च से अक्टूबर तक या सितंबर लास्ट तक वहाँ बारिश होती है, तो नमी ज़्यादा होती है वातावरण में। और प्योर कॉटन की खूबसूरती है कि नमी के मौसम में इसकी मजबूती ज़्यादा बढ़ती है। तो बहुत महीन महीन मल महीन प्रकार की मलमल वहाँ पे तैयार की जाती थी नमी की अवस्था में, क्योंकि जो धागा था वो स्ट्रेस पड़ने के बाद भी हैंडलूम के ऊपर टूटता नहीं था। और इसकी महीनता कैसे ज़्यादा आंकी जाती थी, 1 इंच में कितने ज़्यादा यार्न है, धागे हैं, और कितना कम वेट है। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास, और बड़ा कठिन कार्य होता था, लेकिन फिर भी हमारे जो इंडिया के जो बुनकर होते थे वो अपनी मेहनत के बल पे और इसे चरितार्थ करते थे। पूरे विश्व प्रसिद्ध था उस समय पे हमारा टेक्सटाइल। तो एक जो गज
का जो हमारा ये 1 गज नहीं, जो 5 गज का हमारा थान होता था या 6 गज का जो हमारा थान होता था, वो इसमें से पूरी एक माचिस के डिब्बे के अंदर पैक हो जाता था और पूरी एक अंगूठी में से पास हो जाता था। तो ये थी इसकी महीनता की कहानियाँ। तो ढाका की मलमल का अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। और जब इसको इसमें वुवन डिज़ाइंस डाले जाते थे, जो कि एक्स्ट्रा वेफ्ट जो थ्रेड होता है ना, उसके सेट के द्वारा ये डाले जाते हैं, तो ये जामदानी का लुक। अब मलमल के बारे में तो हमने डिस्कस किया। मलमल की जो हमारे यहाँ पे भी आजकल प्योर कॉटन की धोतियाँ हैं, मलमल की धोती उनको कहा जाता है। अब इसके डिज़ाइंस इन सब के क्या होते थे, डिज़ाइंस किसी भी जगह का अगर आप ट्रेडिशनल टेक्सटाइल देखो तो उस एरिया से ही इंस्पायर्ड होता था। जो भी ज्यामितीय फूलों के डिज़ाइंस हैं, या फिर जैसे पानी ज़्यादा हो तो समुद्र के से संबंधित, पानी से संबंधित डिज़ाइंस, नाव के डिज़ाइन हैं, या कमल के फूल के डिज़ाइंस हैं, आसपास के परिवेश के डिज़ाइंस हैं, और उन्हीं को ही कई बार ज्योमेट्रिकल पैटर्न में भी बुना जाता था। तो ये फेमस डिज़ाइंस होते थे। तो बुने हुए पैटर्न वाली ढाका की मलमल को जामदानी कहा जाता था, यानी कि मलमल अलग और जब उसके ऊपर बुनाई की जाए तो वो जामदानी। और ये जामदानी साड़ियाँ बड़ी फेमस थी। ग्रे, सफ़ेद, काले रंग की और नीले काले रंग के इन पे डिज़ाइंस होते थे। और चमकीले रंग के अगर सूती बेस लिया जाता था, चांदी या सुनहरे धागों से भी उसके ऊपर बुनाई की जाती थी। तो इन सारे बुने हुए पैटर्न को जामदानी पैटर्न के नाम से जाना जाता है। वो एक साड़ी को देखे तो एक आंचल होता है उसका, एक पल्लू भी आप उसको कह सकोगे, एक बॉर्डर का हिस्सा होता है और एक पूरी बॉडी होती है। तो इसमें जो बॉडी होती थी साड़ी की, उसके ऊपर छोटी छोटी डिज़ाइन की बूटियाँ बनाई जाती थी, चमेली या जैस्मिन जैसी दिखाई देती थी और चंपा की याद दिलाती थी। और जो बॉर्डर का एरिया है और आंचल है, उस पे कई बार डिज़ाइन रिपीट किया जाता था। जब फूल पूरी साड़ी पर फैले होते थे उसे बूटीदार कहा जाता था, तिरछी रेखाएं होती थी तो तिरछा कहा जाता था, और जब फूलों का एक जाल जैसा बनाया जाता था उसको, इस पैटर्न को जटर कहा जाता था। और जब सारे फूलों को एक जगह पे गुलदस्ते के रूप में या गुच्छे के रूप में इकट्ठा किया जाता था तो एक अलग ही उसका पैटर्न होता था। पन्ना हज़ारे वगैरह भी इनको फिर नाम दिया जाता था। साड़ियों के बॉर्डर और पल्लू पर या फिर आंचल पर पक्षियों, जानवरों, इंसानी आकृतियों के भी अलग अलग पैटर्न होते थे। मोर को मयूर, बगुले या हिरन हैं, हंस हैं, कुछ लोकप्रिय पक्षियों की आकृतियाँ इसी प्रकार से साड़ियों के ऊपर बुनी जाती थी। और कई की मोटिव पौराणिक कथाओं से भी लिए जाते थे। कोई फारसी मूल के होते थे। जैसे जैसे राज बदलते थे तो उनका इन्फ्लुएंस भी हमारी इन कलाओं के ऊपर देखा जाता था। अगर मुग़ल एम्परर तो मुग़ल डिज़ाइन, या फिर अगर ब्रिटिश जब वहाँ पे रूल आया तो जो फ़ारसी डिज़ाइंस थे वो साड़ियों के पैटर्न्स में दिखाई देते थे। अब ब्रोकेड सोने और चांदी के जो तार होते थे उनसे बना हुआ जो काम था उसको ब्रोकेड कहा जाता था। जो ब्रोकेड का कपड़ा है कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस, दो प्रकार का। कपड़े के पीछे से अगर हम देखते हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस लगातार होता था, लगातार जो पीछे से धागे होते थे बिना कटे हुए, उसको कॉन्टिन्यूस ब्रोकेड कहा जाता था। और जब उन्हें कुछ कुछ अंतरालों पर काट दिया जाता था तो डिसकॉन्टिन्यूस ब्रोकेड उनको कहा जाता था। अब ब्रोकेड में जब बहुत गहन बुनाई की जाती थी सोने चांदी के तारों से कपड़े के ऊपर, तो ऐसा लगता था जैसे किसी ख्वाब से कम नहीं, उनको कम ख्वाब कहा जाता था। और इसी को ही फॉरेन में, चाइना में स्पेशली किम ख्वाब भी कहा जाता था। किम मैंने सोने चांदी के तारों से किया गया काम। तो पहले सोने चांदी के तारों का प्रयोग होता था, आजकल मेटालिक धागों का भी प्रयोग किया जाता है। और ऐसे धागों का भी प्रयोग किया जाता है जो मेटालिक लुक प्रदान करते हैं, जो कॉमन ब्रोकेड आजकल मार्केट में आती है। अब जब जरी का भी काम किया जाता था तो जरी दो प्रकार की होती थी, बदला और काला बट्टू। बदला में सोने चांदी को चपटा किया जाता था, लेकिन लंबे अंतराल में इसमें दरारें पड़ने का डर होता था। और काला बट्टू में चांदी के धागे पे सोने और चांदी का जो एक आउटर कवरिंग है वो चढ़ाई जाती थी।
और अगर ट्रेड में हम देखें तो किम ख्वाब को शिव नगरी या भगवान शिव का कपड़ा भी कहा जाता था। और इसमें कई परतें भी इस्तेमाल की जाती थी। 3 परतें इसको तिपारा, 4 परतें चौपारा और सतपारा इत्यादि नामों से जाना जाता था। तो ये हमारे ब्रोकेड का कपड़ा जो आजकल बड़ा कॉमन है। और आगे अभी जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे बालूचर बूटीदार के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही ये पौराणिक बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। ये जो बालूचरी साड़ियाँ हैं उनमें इनका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो अभी ब्रोकेड का हमारा दूसरा आबे रवां। तो आबे रवां का मतलब होता है बहता पानी। अब ये कम ख्वाब जितना गहराई से और गुथी हुई इसकी बुनाई नहीं होती थी। ये कुछ कुछ नियमित अंतराल पे की जाती थी। तो जरी या रेशम का जो काम है, सोने का या जो काम होता था, वो कुछ कुछ एरिया के ऊपर होता था, न कि कम ख्वाब या किम ख्वाब की तरह पूरी सतह को कवर किया जाता था। तो ये थोड़ा सा उससे लो क्वालिटी के माने जाते थे। अब अगर हम कटवर्क ब्रोकेड का एग्जाम्पल लें तो फ्लोट्स को जब पीछे से काट दिया जाता है और कटवर्क में जब किनारों को बाइंड कर दिया जाए एक्स्ट्रा थ्रेड से, तो भी उसको कटवर्क कहा जाता है। ये बड़ी कॉमन टर्म है। एम्ब्रॉयडरी वगैरह में भी बटन होल का जो टाँका है उसकी मदद से जो कटवर्क है उसको बाउंड किया जाता ताकि वो उधड़े नहीं। अब टरबाना में मलमल या जो ऑर्गेन्जा है इसका बेस, और इससे पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। कई कई वस्त्रों में ट्रांसपेरेंट जो इफ़ेक्ट लाने के लिए कई इस प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती हैं। जैसे अगर उसको किसी अम्ल के डाइल्यूट एसिड के डाइल्यूट घोल में जब डिज़ोल्व किया जाता है तो कुछ हिस्सा कपड़े का डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे कि एक पारदर्शी इफ़ेक्ट आता है, एक ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट आता है। और ये बड़ा वांछनीय फीचर होती है कई कपड़ों में, ताकि जो बैक साइड की एम्ब्रॉयडरी है वो सामने की तरफ दिखाई दे सके। जब पैटर्न रेशम से बनाए जाते हैं तो इनको अमरू कहा जाता है। सोने से बनाए जाते हैं। और जब सोने का ही इसमें प्रयोग किया जाता है पैटर्न बनाने के लिए, इसको जरी कहा जाता है। गंगा जमुना का भी यहाँ पे जिक्र है। भारत की पवित्र नदियों के नाम पे ये डिज़ाइन बोरो किया गया है, तो इसमें बहते पानी जैसी सुंदरता दिखाई देती है। अब जो बाफ्ता या पोट थान, ये भी एक बारीक बुना हुआ रेशमी कपड़ा है जिसमें पूरी सतह के 50% से कम हिस्से पर सोने और चांदी के यानी कि जरी का काम होता था, और नीचे का रेशम भी इसमें साफ दिखाई देता था। वही कि बाफ्ता में भी किम ख्वाब की तुलना में कम बारीकियां होती थी, और शादी के तोहफों के लिए इसको बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता था। अमरस, हिमरस को ही अमरस कहा जाता है जब इसे पूरी तरह से रेशम के धागों से बुना जाता है। तो इसके जो केंद्र हैं अहमदाबाद, सूरत, बनारस, औरंगाबाद में होते थे। और इसमें जरी का काम नहीं होता था। बाने के धागे रेशम के बैकग्राउंड पर छोटे छोटे रेशमी मोटिव बनाते थे, और नवाबों के अचकन वगैरह में इसको प्रयोग किया जाता था। अब हिमरस क्या है, अमरस में भी इसका जिक्र आया था। तो यह रेशम और कपास से बुना हुआ कपड़ा होता है, और इसमें सोने और चांदी या रेशम का किसी का भी इनमें प्रयोग किया जाता है। हिम का मतलब बर्फ़ होता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कपड़ा तैयार किया जाता है कि ये ठंड रोकने में मदद करता है। हिमरस हैदराबाद के मशहूर रेशमी ब्रोकेड का भी एक नाम आप कह सकते हो। औरंगाबाद इस कला का मुख्य केंद्र माना जाता रहा है। और हिमरस की बुनाई के लिए धागा भी इस प्रकार से काता जाता था कि ऊन जैसा ये कुछ गर्म आभास दे सके। और हिमरू की एक खासियत यह भी कि कपड़े की सतह पर पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम का जो धागा है वो कपड़े की उल्टी तरफ से लाया जाता था, तो पीछे लंबे लंबे लूप के रूप में भी धागा इकट्ठा हो जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक और गर्म परत बनाने के काम आता था। कपड़े की उल्टी तरफ ढीले धागों के जमा होने के कारण हिमरू कपड़े से बने सभी कपड़ों में लाइनिंग की भी ज़रूरत होती है ताकि ये निकले नहीं। इन साड़ियों में पल्लू के सजावटी हिस्सों और बैकग्राउंड को फूलों के डिज़ाइंस या पक्षियों के डिज़ाइंस और छोटी छोटी बूटियों से बुना जाता है। और वही मुग़ल प्रभाव के लिए यह कला जानी जाती है,
जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, तोरंज या फूलों का गुलदस्ता। सबसे लोकप्रिय डिज़ाइन कैरी आम का डिज़ाइन। फ्रेम के बॉर्डर पर एक महिला फूल की स्मेल लेते हुए भी इसमें दिखाई जाती है, इसके कुछ एक डिज़ाइंस में से। और बीच की जगह जो तोरंज की सजी हुई पंक्तियों से भी भरी हुई होती है, और किनारी पर फूलों के पैटर्न वाले बॉर्डर बने हुए होते हैं। और वही कि इस कला की भी जो आप नायाब कृतियां हैं म्यूज़ियम में ही आजकल देख सकोगे, क्योंकि ये भी लुप्त प्राय हो चुकी है। बालूचर बूटेदार साड़ियों में बूटी के डिज़ाइन रेशम के धागे से सुनहरे, सफ़ेद, लाल, क्रीम, नारंगी, पीले रंग में बुने जाते थे। और जबकि जो बेस कलर होता था आमतौर पर गहरा लाल, गहरा बैंगनी या गहरा लाल और नीले रंग का होता था। बालूचर बूटेदार साड़ियों का जो आंचल या पल्लू पारंपरिक रूप से काफ़ी सजावटी माना जाता है। इसमें कालका यानी कि जो शंख का डिज़ाइन है, बहते हुए पौधे, कल्प वृक्ष, जानवर, आपस में बात करती हुई पारंपरिक मुद्राओं में बैठी हुई महिलाएं, या फूलों के साथ महिलाएं हैं, या फिर जो हुक्का पीते हुए या सवारी करते हुए जो पुरुष हैं। और पुरुष और महिला आकृतियाँ भी इसके बड़ी कॉमन ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं वो भी इसके मोटिव में से एक रही हैं। और पौधों को भी औपचारिक और स्टाइलिश तरीके से इसमें ज्योमेट्रिकल रूप में या साधारण रूप में दर्शाया जाता है। और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी इन साड़ियों के ऊपर काफ़ी देखा जाता है। तो 5 गज लंबी और 42 इंच चौड़ी साड़ी को बनाने में उस समय पे लगभग 6 महीने तक का भी टाइम लग जाता था। अब बांधने की हम बात करेंगे। रंग बिरंगा जो राजस्थान का कल्चर है, टाई एंड डाई की कला को इंगित करती हुई, तो कई बार जो कपड़ा है उसको बांध के पहले डिज़ाइन डिसाइड किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन को ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद उसको धागे से बांधा जाता है ताकि जहाँ जहाँ पे धागा बंधा हुआ वहाँ वहाँ पे रंग पेनिट्रेट ना करे। और फिर उसको डिप किया जाता रंग में, तो उस जगह पे रंग नहीं होता और बाकी जगह पे रंग चढ़ जाता है। ये बांधने का हमारा कॉमन टाई एंड डाई का तरीका है। तो इसको और सरल बनाने के लिए और डिज़ाइन की जो रिपीटिशन है उसको और ज़्यादा प्राकृतिक बनाने के लिए इसकी कई सारी तहें भी लगाई जाती हैं। 4 तहें, 8 तहें, और फिर उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ किया जाता है, धागे उसके ऊपर बांधे जाते हैं, तो उसे एक जैसा पैटर्न सारी तहों के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा बजाय कपड़े के कई बार धागे की स्टेज पर भी रंगाई की जाती है। पहले धागे को रंगा जाता है, डिज़ाइन के अनुसार रंगों का चयन किया जाता है, और उसके बाद जब वीविंग की जाती है तो उसका प्रभाव बुनाई में दिखाई देता है। तो जो पटोला डिज़ाइंस हैं गुजरात के, या जो इक्कत है ओडिशा की, वो इसी तरीके से वस्त्र के अंदर जो डिज़ाइन का है उसका समावेश किया जाता है। तो भारतीय महिलाएं चमकीले रंगों के प्रति अपने स्नेह के लिए जानी जाती हैं। बांधनी, पटोला की रंगाई, अभी जैसे मैंने बताया था, ये अलग अलग तरीके से होती है। बांधनी में कपड़े को रंगा जाता है, पटोला में धागे को रंग के और फिर कपड़े की बुनाई की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बांधने वाली जो महिलाएं होती थी, न सिर्फ धागे को बिना काटे, बल्कि वो क्या करती थी, बांधनी करने वाली जो लेडीज़ होती थी वो सभी दबे हुए हिस्सों को एक साथ बांध देती थी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो धागे को तोड़ती नहीं थी, लगातार उसको लेके जाती थी। रंगाई की प्रक्रिया उसी क्रम में की जाती थी जैसे पटोला में, पहले हल्के रंग, फिर उसके बाद गहरे रंग, एक बार में एक रंग ही किया जाता है। तो ये थोड़ा सा बंदेज के बारे में। अब डिज़ाइन या नमूने या पैटर्न के आधार पर बंदेज के कुछ एक और प्रकार: एक दली, एक बिंदु, त्रिकुंती है, 3 जो डॉट्स हैं, चौबंदी 4 डॉट्स, और जो बूंद का डिज़ाइन है एक छोटी डॉट, शिकारी, इसमें जानवर, इंसान या फूलों के ज्यामितीय डिज़ाइंस जो कि साधारण भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, ज्यामितीय भी हो सकते हैं, जटिल भी हो सकते हैं। लहरिया, जिसमें तिरछी लाइंस, मोथरा, जब तिरछी लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करे। डूंगर शाही, पहाड़ी पैटर्न, पहले तिरछी लाइनों से पहाड़ी पैटर्न बनाए जाते हैं।
कहीं ना कहीं जो ये डूंगरगढ़ नाम से जो राजशाही रही है उसको इंगित करती हुई कोडी का डिज़ाइन, जो सफ़ेद कोडी होती है या येलो कलर में भी कोडियाँ पाई जाती हैं, तो ये उन्हें शो करने के लिए एक ड्रॉप लाइक शेप में या कोडी की शेप में ड्रॉ किया जाता है। बाकी लड्डू जलेबी का डिज़ाइन है सर्कुलर डिज़ाइन, जो कि सेंटर से बाहर आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये कुछ एक बांधनी पैटर्न के कॉमन डिज़ाइंस हैं। ये यहाँ पे आप डिज़ाइन देखेंगे बंदेज के बूंदियों के डिज़ाइंस हैं। ये घर चोला का चौकोर डिज़ाइन, और इसी प्रकार से 3 बूंदियों के डिज़ाइन भी होते हैं, 4 बूंदियों के डिज़ाइन हैं, और लहरिया है, तिरछा है, और कई प्रकार के जो बंधेज है या टाई एंड डाई है, इससे अलग अलग प्रकार के प्रभाव भी दिए जाते हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है, ये हमने जो एक इंट्रोडक्टरी रूप में तैयार किया है हमारी बीए की गर्ल्स के लिए, जो बीए कम्युनिटी साइंस की हैं या बीए होम साइंस की गर्ल्स हैं। तो मीरपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। और अगर बुक्स में या इधर उधर से भी गर्ल्स कुछ ऐड करना चाहें या नेट की मदद से आप कंटेंट को बढ़ाना चाहें तो सुझाव आमंत्रित हैं।